आइए दोस्तों, तो बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, जिसका नाम है सेक्शन नंबर 29, विच इज होल्डिंग आउट। अब ये सेक्शन जो है बड़ा ही खूबसूरत सेक्शन है और इस सेक्शन को एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। तो इसके अंदर देखो दो क्लॉजेस दिए गए हैं, क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। छोटा सेक्शन है बट थोड़ा सा जो इसकी वर्डिंग्स है ना वो थोड़ा लॉफुल कुछ ज़्यादा है, तो उसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं पहले अपने शब्दों में और उसके बाद इसको इंटरप्रेट करके देखेंगे, इसको पढ़ के देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऑल्दो आपके इंस्टीट्यूट ने भी देखो इस क्लॉज को कितने प्यारे तरीके से, जो यहाँ पे हमारा सबसेक्शन था उसको कितने प्यारे तरीके से ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि सपोज एक फर्म है आपकी, एक एलएलपी है, इस एलएलपी के नाम को मिसयूज करते हुए किसी व्यक्ति ने कोई ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ। ठीक है, किसी व्यक्ति ने इस फर्म के नाम को यूज करते हुए, लेट से मैं कहता हूं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुमराह कर दिया, मिस्टर बी को गुमराह कर दिया और बताया क्या कि मैं इस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं या फिर इस फर्म का पार्टनर हूं, और इस बंदे ने गुड फेथ में लेट से कहते हैं कि इसके साथ ट्रांजैक्शन कर लिया और इसको बेनिफिट पास ऑन कर दिया, लेट से 10 लाख रुपीस का। ठीक है सर, अब क्योंकि ये गुड फेथ में किया है और इसमें कहीं ना कहीं नाम यूज किया जा रहा है इस एलएलपी का, तो लेट से हम कहते हैं कि इस 10 लाख के अंदर से बाय एनी वे 2 लाख रुपए का बेनिफिट जो है ना वो इसको भी पास ऑन हो गया। 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो इस एलएलपी को भी पास ऑन हो गया है। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि भैया अगर ऐसा कोई बेनिफिट भूल चूक में भी आपके जिम्मे आ गया है, आपको मिल गया है, जिसमें किसी और की धोखाधड़ी इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह होगी, जो मिस्टर ए के साथ जो भी होगा वो तो एक अलग कहानी है, बट आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप लाइबल हो जाओगे कहां तक के लिए, जितना भी क्रेडिट आपको मिला है। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस के लिए आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, जो कि आपको रिसीव हुआ है वो आपको वहां पे रिटर्न करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसका यहां पे नुकसान हुआ है, जिसने लॉस सफर किया है इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, तो दिस इज योर सबसेक्शन नंबर 1। नाउ सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है कि सपोज आपकी एक फर्म है जिसका नाम था ABC लिमिटेड, ABC LLP। अब इस फर्म के अंदर जो मिस्टर ए है इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो बाकी बचे हुए लोग थे इन्होंने कहा कि हम अभी भी इसी नाम को कंटिन्यू करेंगे, ABC LLP को ही कंटिन्यू करेंगे, और इन्होंने उस सेम नाम को कंटिन्यू किया। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी निकल के आती है, फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटी निकल के आती है तो उसमें मिस्टर ए जो है वो लाइबल होगा। मिस्टर ए तो रहा नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका स्टेट जो है वो यहां पे लाइबल होगा किसी भी रूप में। ठीक है, आपने नाम कंटिन्यू किया, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके अंदर मिस्टर ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप उस नाम को, मिस्टर ए के नाम को यूज कर रहे हो, चाहे आपके फर्म के साथ या फिर अलग से भी अगर आप मिस्टर ए के नाम को यूज कर रहे हो, तो उससे भी मिस्टर ए के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव, ना ही उसके स्टेट के ऊपर आएगी। वो सारी की सारी आपकी जिम्मेवारी मानी जाएगी, मतलब फर्म की जिम्मेवारी, एलएलपी की जिम्मेवारी मानी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 29। एक बार फटाफट से देखते हैं इनके शब्दों में कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहे हैं क्या, एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, कुछ कहा, कुछ लिखा या फिर कुछ ऐसा किया, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी, ठीक है, इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन। उस बंदे के लिए वो लाइबल होगा जिसने उस विश्वास में क्या किया है, गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग हिमसेल्फ और represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। ठीक है जी, उसकी नॉलेज में हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां पे लाइबल आप हो जाओगे, वो पर्सन जो है उस पर्सन के लिए लाइबल हो जाओगे, मतलब वो व्यक्ति जिसने उसको चीट किया है। नाउ हाउएवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। अब बंदे ने जिसने रिप्रेजेंट किया था वो बंदा तो लाइबल है ही है, उसको तो वहां पे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर कोई क्रेडिट ऐसा है जो एलएलपी को रिसीव हो गया उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो क्या कह रहा है, द एलएलपी शैल विदाउट प्रिजुडिस टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, मतलब जिसने खुद को रिप्रेजेंट किया उसको बात को तो छोड़ दो, बी liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon, मतलब उस ट्रांजैक्शन से, उस कहने से, उस बहकावे से, उस एक्टिविटी से, उस कंडक्ट से बाय एनी मीन कोई भी अगर बेनिफिट डिराइव हुआ है, कोई भी क्रेडिट अगर रिसीव हुआ है एलएलपी को, तो एलएलबी वहां तक लाइबल है उसको रीपे करने के लिए, उसको लौटाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सेक्शन।
नाउ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम, उसी नाम से उसने कंटिन्यू किया, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, और या तो आपने वो नाम कंटिन्यू किया या डिसीज पार्टनर्स नेम एज पार्ट देयर ऑफ, या डिसीज पार्टनर का आपने नाम यूज किया, शैल नॉट इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज स्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर इट्स डेथ। मतलब उसके डेथ के बाद की कोई भी एक्टिविटी से अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो ना ही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होगा, ना उसकी कोई लाइबिलिटी होगी, ना ही उसकी किसी स्टेट की कोई लाइबिलिटी होगी उसके डेथ के बाद की कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो कि आपने उसके नाम को यूज करते हुए किया है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 29। नाउ अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 30, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। बहुत ही संगीन सेक्शन है। आपने कोई फ्रॉड किया तो ऑब्वियसली जो आप एक कह सकते हो ना, आपको एक बहुत प्यारा टूल मिला है इस एलएलपी के अंदर जिसको हम गाते फिरते हैं कि ये क्या है, हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो सब भूल जाना। सेक्शन 30 जो है ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी को खा जाएगा और बोलेगा भाई साहब इस लिमिटेड के आगे ना अन लगा दिया है हमने, ये अब अनलिमिटेड हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन जो है वो पकड़ी गई है और आपने फ्रॉड की नियति से यहाँ काम किया है। अब फ्रॉड कौन कौन कर सकता है? तो फ्रॉड कर सकता है एलएलपी, फ्रॉड कर सकता है उसका पार्टनर, फ्रॉड कर सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फ्रॉड कर सकता है उस एलएलपी का एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो भी फ्रॉड करेगा सीधी सी बात है वो उसको भरेगा, बहुत ही सिंपल। अब क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये तीनों के तीनों, एलएलपी का कैसे पता लगेगा कि एलएलपी की इन्वॉल्वमेंट थी कि नहीं थी? तो हमेशा एलएलपी को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था कि नहीं। अगर वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था तो पेनल्टी एलएलपी के ऊपर भी लगेगी, बट अगर एलएलपी ये एस्टैब्लिश कर देता है कि भैया ये जो फ्रॉड हुआ है ना, ये इन तीनों में से किसी ने किया और मेरे को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था, मैंने इसकी अथॉरिटी दे ही नहीं सकती थी, मेरी नॉलेज में ये फ्रॉड था ही नहीं, अगर ऐसा कुछ एलएलपी एस्टैब्लिश कर पाता है तो एलएलपी जो है वो आपका फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस नहीं लगेंगे, बाकी सबको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सेक्शन नंबर 30 आपको बता के चलता है। इन केस ऑफ फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय द एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, कह रहा है कोई भी एक्टिविटी एलएलपी ने किया या किसी पार्टनर ने किया विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए, उसको लूटने के लिए, ऑफ द एलएलपी और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, कह रहा है एलएलपी हो या पार्टनर हो जिसकी भी इंटेंशन में चीटिंग बाजी थी, धोखेबाजी थी, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। ठीक है जी, सभी लाइबिलिटीज के लिए भी, किसी पर्टिकुलर डेट के लिए भी या किसी अदर लाइबिलिटी के लिए भी, किसी चीज के लिए भी जहां पे भी आपकी फ्रॉड की इंटेंशन दिख रही है उस पर्पस के लिए आपकी लाइबिलिटी क्या मानी जाएगी? अनलिमिटेड मान ली जाएगी। नाउ अब यहां पे क्या कह रहा है कि हाउएवर इन केस ऑफ सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय पार्टनर, एलएलपी कह रहा है भाई साहब मैं तो निर्दोष हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो इस संज्ञान में था ही नहीं, मुझे छोड़ दो। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है कि भैया ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो पार्टनर के द्वारा की गई है, द एलएलपी इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर, एलएलपी भी वहां पे लाइबल हो जाएगा, एलएलपी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन शर्तें क्या है? अनलेस it is established by the LLP that such act was without the knowledge or the authority of the LLP, मतलब LLP को उस बारे में कुछ नहीं पता था, अगर ऐसा वो LLP प्रूव कर देगा तो LLP हमारा बच जाएगा, अदरवाइज LLP की लाइबिलिटी भी सेम टू सेम मानी जाएगी जो पार्टनर की लाइबिलिटी है। ठीक है सर। नाउ वेयर एनी बिजनेस is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, जो कि आपको ऊपर डिस्क्राइब किया गया, मतलब अगर इस इंटेंट के साथ कोई बिजनेस किया जा रहा है, इस पर्पस के साथ कोई बिजनेस किया जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है? एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली अ पार्टी टू द कैरिंग ऑन सच बिजनेस इन अ मैनर अफोर्सेड शैल बी पनिशेबल विद, मतलब कि हर एक व्यक्ति जिसको ये बारे में संज्ञान था, जिसको ये बारे में पता था और फिर भी वो उनका साथ दे रहा था, उन सभी के ऊपर क्या होगा? पनिशमेंट लगेगी। कैसी पनिशमेंट लगेगी? तो उनको जेल भेजा जाएगा, जो कि पीरियड हो सकता है अप टू 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 साल के लिए उनको जेल की जा सकती है, और फाइन लगाया जाएगा जो कि कम से कम 50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 5 लाख रुपए। मतलब कि 2 प्रोविजन है और बीच में एंड है आपका, तो इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 5 ईयर्स की, और फाइन लगाया जा सकता है जो कि मिनिमम फाइन है 50,000 का, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 लाख रुपीज। ठीक है सर। नाउ वेयर अ एलएलपी, नंबर 1, एनी पार्टनर
designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for time being in force, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation. कह रहा है भैया जो तुमने फ्रॉड किया ना, इसकी ये पेनल्टी लगेगी, ये एक बात है, तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, ये दूसरी बात है। तीसरी बात भैया, जिसका नुकसान हुआ ना, जिसका नुकसान हुआ उसके लॉस की भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई भी तो तुम ही लोग करोगे। तो कहा जा रहा है कि पेनल्टी लगाएंगे वो अलग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी वो अलग। और तीसरा प्रोविजन ये कह रहा है कि भैया जिस व्यक्ति का भी लॉस हुआ है, चाहे वो एलएलपी के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, टीपी के द्वारा या एम्प्लॉय के द्वारा, उसको कंपनसेशन पे किया जाएगा, उसको कंपनसेशन पे किया जाएगा, जो भी उसका नुकसान या लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। और अगेन यहाँ पे अगर एलएलपी एस्टैब्लिश कर पाएगी कि भैया वो जो है, जो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो उसके नॉलेज के बगैर की गई थी, तो एलएलपी को मुक्ति दे दी जाएगी, एलएलपी से भरपाई नहीं कराई जाएगी, एलएलपी उसमें इन्वॉल्व नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल है, फ्रॉड का मसला है भैया, फ्रॉड करोगे तो आपको अच्छे तरीके से लपेटा जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जहां पे इंप्रिजनमेंट भी है, आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी वो अलग, और साथ में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। एलएलपी को मुक्ति मिल सकती है, क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसको मुक्ति का प्रोविजन दिया गया कि भैया अगर तुम ये प्रूफ कर पाओ कि तुम्हारा कोई इसमें रोल नहीं था, तुम्हारी नॉलेज में नहीं हुआ है, तुम्हारी अथॉरिटी के विदाउट किया गया ये फ्रॉड, तो उस केस में हम आपको मुक्त कर देंगे। पर बाकी जो भी लोग पकड़े जाएंगे उन सभी के ऊपर ये सारी सजाएं सुनाई जाएंगी। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 30। अगला आता है सेक्शन नंबर 31, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जा रहा है एलएलपी के ऊपर, एलएलपी के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जा रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर कोई भी व्यक्ति मतलब पार्टनर या एम्प्लॉय जो एलएलपी का है, वो अगर मदद करता है, मदद इन द सेंस कि अगर वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि उस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती है, तो उस केस में जो पेनल्टी है वो उस एम्प्लॉय या पार्टनर की रिड्यूस कर दी जा सकती है या फिर वेव भी कर दी जा सकती है। मतलब कि या तो उसको कम कर दिया जाएगा या फिर उसको खत्म भी कर दिया जाएगा। शर्त क्या है? पहला, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कि वो जो पार्टनर या एम्प्लॉई है उसने प्रोवाइड किया है यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी, और जो वो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से फायदा क्या हुआ है कि भैया कोई एलएलपी या कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय जो है वो कन्विक्टेड करार दिया गया है, बेसिकली उसको मदद मिली है उस इन्फॉर्मेशन से, कोई जो जिसने बेसिकली अपराध किया था वो चोरी पकड़ी गई है, मोटा मोटा ये कह सकते हो। ठीक है, कि उस इन्वेस्टिगेशन से जिसकी गलती थी उसका जुर्म जो है वो पकड़ा गया है, और वैसी इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्रोवाइड की है और अगर आप भी उस जुर्म के अंदर शामिल हो तो आपकी पेनल्टी को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा या फिर वेव कर दिया जाएगा, या तो पूरा खत्म कर दिया जाएगा या आपसे आपकी पेनल्टी कम कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो पहला हो गया विसल ब्लोइंग। ये तो अदरवाइज भी आपने देखा है, विसल ब्लोइंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनल पर्सन है जो कि हेल्प करता है आउटसाइड एजेंसी को ताकि फेयर प्रैक्टिसेस एस्टेब्लिश कर दी जाए, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो उसकी हेल्प आउट करता है। ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है? भाई साहब किसी ने हेल्प तो कर दी, अब ऐसा ना हो तुम उसका जीना हराम कर दो। तुम का मतलब एलएलपी, मतलब किसी ने अगर ऐसी मदद की है तो उस व्यक्ति का जीना हराम नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है सबसेक्शन नंबर 2। क्या कह रहा है कि नो पार्टनर एंड एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी मे बी डिस्चार्ज। किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय को आप डिस्चार्ज नहीं करोगे, डिमोट नहीं कर दोगे, सस्पेंड नहीं कर दोगे, थ्रेटन नहीं करोगे, हरास नहीं करोगे, या फिर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करोगे उसके साथ। क्यों? जस्ट बिकॉज कि उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाया, जो कि सबसेक्शन 1 में बात की जा रही है। मतलब कि सबसेक्शन 1 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पार्टनर या किसी भी एम्प्लॉय ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और उसके वजह से आप उसके साथ ऐसे अगर भेदभाव कर रहे हो, तो वो भी आपको इस सबसेक्शन का उल्लंघन माना जाएगा और आपको ऐसा नहीं करना है एज पर दिस सबसेक्शन। ठीक है सर। तो दिस इज योर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 31। अब आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 32 के ऊपर। दो छोटा छोटा एरिया मेरे ख्याल से इसको और कवर कर लेते हैं, देन हम एक और एरिया से हम मुक्त हो जाएंगे। बेसिकली एलएलपी का हमारा एक और पार्ट जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट एरिया है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन का, जिसमें 2 सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 32 और सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 32 किसकी बात करता है? ये बात करता है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो हमारा पार्टनर है जो एलएलपी में कंट्रीब्यूशन लेके आता है वो कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे ला सकता है। तो इसमें कह दिया गया भाई साहब कैसे भी ला सकता है,
कैसे कैसे नहीं, कैसे भी ला सकता है। तो जो आपका सबसेक्शन 1 है वो कह रहा है कैसे भी ला सकता है, और सबसेक्शन 2 का कह रहा है कि भैया जो कैसे भी लेके आया है उसको बस हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ताकि उसकी हम अकाउंटिंग कर सके और उसको अपने बुक्स के अंदर डिस्क्लोज कर सके। दैट्स इट, सिंपल। तो देखिए क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन कैसे लाया जा सकता है। कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर में कंसिस्ट ऑफ, कैसा कैसा हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, या फिर अदर बेनिफिट्स टू दी एलएलपी, जैसे कि कोई पैसा, कोई प्रोमिसरी नोट, या फिर कोई एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट कैश, मतलब वो आज कैश नहीं ला रहा है, वो कह रहा है मैं एग्रीमेंट करता हूं कि मैं आगे पैसा लाके दूंगा, या कोई प्रॉपर्टी लाके दूंगा, या फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं कोई सर्विसेज परफॉर्म करूंगा, मतलब इस एलएलपी के बिहाफ पे इनको कोई काम करके दूंगा, उसके पैसे नहीं लूंगा, ऐसी कोई उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि वो आज परफॉर्म कर रहा है या आगे चल के परफॉर्म करेगा, तो इस टाइप की चीजें जो कि काइंड नेचर में है वो भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाएगी। ठीक है, जो कैश में है वो तो कंट्रीब्यूशन है ही, जो काइंड में है वो भी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। बस होगा क्या कि इस काइंड वाले को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, ताकि उसको हम उसका कंट्रीब्यूशन मान सकें और उसके बेसिस पे उसकी हम अकाउंटिंग कर सकें। जैसी अकाउंटिंग होगी वो बेस्ड ऑन दैट हमारे बुक्स के अंदर उसको डिस्क्लोज भी कर दिया जाएगा। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 32। नाउ सेक्शन नंबर 33 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि भैया आपके एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ना ये डिसाइडेड है कि कौन सा पार्टनर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब क्या क्या कंट्रीब्यूशन लेके आएगा, चाहे वो कंट्रीब्यूशन अभी लेके आ गया हो प्रेजेंट में, या फिर वो कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में लेके आने वाला हो, मतलब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं भविष्य में इतना कंट्रीब्यूशन दूंगा इस एलएलपी के अंदर, तो वो भी हमारा ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट माना जाएगा। जैसे कि हम देख रहे थे कि किसी ने एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, जिसको कि हमारे एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। नाउ द मेन थिंग इज कि अगर मान लो किसी क्रेडिटर ने एलएलपी के साथ डील किया, ये देखते हुए कि भाई इनके पास एक एलएलपी एग्रीमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भैया कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 5 लाख रुपए का लाया जाएगा इन केस ऑफ कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसी कोई बातें लिखी हुई है। तो इस क्रेडिटर ने इस ध्यान में रखते हुए, इस एलएलपी एग्रीमेंट को ध्यान रखते हुए एलएलपी के साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, कोई डील कर लिया, तो उस केस में अगर ये डील से कुछ नुकसान हो जाता है क्रेडिटर का ना, तो ये क्रेडिटर इन्फोर्स कर सकता है, किसको, ये इन्फोर्स कर सकता है उस पार्टनर को कि भाई साहब तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा था कि तुम इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे और उस लिखे हुए की वजह से मैंने ये डील की थी, अब क्योंकि वो मेरा नुकसान हो गया है, किसी भी तरीके से उसकी भरपाई की जरूरत पड़ रही है, तो ये जो तुमने लिखा हुआ था एग्रीमेंट के अंदर ना, इसको लेके आओ और मेरी भरपाई को पूरा करो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि एग्रीमेंट है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कौन, एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट किसने किया, क्रेडिटर ने। तो अगर ट्रस्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है उस ट्रस्ट को फुलफिल भी करना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट में कोई ऐसी बातें लिखी हैं तो उसका कंप्लायंस भी होगा। ठीक है, ये बात करता है सेक्शन नंबर 33। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और other property or other benefits or to perform services for a limited liability partnership shall be as per the LLP agreement। वो as per जो LLP agreement है उसके हिसाब से होगा obligation decide। Now subsection 2 क्या कह रहा है, a creditor of a LLP which extends credit, एक क्रेडिटर है जिसने कि क्रेडिट दिया है या अदरवाइज एक्ट इन रिलायंस ऑन द ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट, मतलब उसने उस जो ऑब्लिगेशन के बारे में जो कि एग्रीमेंट में डिस्क्राइब किया गया था उस पर भरोसा रखते हुए कोई भी एक्टिविटी करी है, कोई भी क्रेडिट दिया है, कुछ भी किया है, विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स का आपस में कोई ऊपर नीचे हो गया है, कोई चेंजेस हो गए हैं, उसके बारे में उसको नहीं पता, उसको तो एग्रीमेंट दिखा और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे उसने कोई क्रेडिट दिया या कोई भी एक्टिविटी की है, तो वो क्या कर सकता है, मे इन्फोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर, मतलब कि जो ऑब्लिगेशन उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था उसके हिसाब से वो इन्फोर्स कर सकता है कि भैया ये जो ऑब्लिगेशन है इसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, दैट डजंट मैटर, आपके एग्रीमेंट में जो लिखा है दैट इज फाइनल एंड दैट इज बाइंडिंग, और उसी के ऊपर भरोसा लेके जो आपका क्रेडिटर है उसने काम किया था और वो पूरी की तरीके से वहां पे वो जिम्मेवारी लेता है, वो इन्फोर्स कर सकता है आपको वो कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 33। नाउ अगेन हमारा एक और जो पार्ट था एलएलपी एक्ट का वो हमने यहाँ पे आपके कंक्लूड कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा आपका एरिया बच नहीं गया, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात आएगी और फिर आपकी कन्वर्जेंस की बात आएगी और थोड़ा सा आपका जो कंपाउंडिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें हम देखेंगे एंड देन एट लास्ट हमारी डिफरेंशिएशन है और आपका एलएलपी एक्ट जो है वो पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाएगा। फिलहाल हम इतना समझते हैं और इसके बाद लेते हैं एक ब्रेक।